वेलकम एवरीवन। हम पढ़ रहे थे सॉल्यूशंस और पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। आज हम उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे डिस्टिलेशन की कि अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिस्टिलेट करोगे तो कौन से कंपोनेंट आप कब कब रिकवर कर पाओगे और क्या उसके लिए कंडीशन रहेंगी, उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने देखा पिछली बार कि तीन तरीके के हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन मानते हैं। पहले वो जो बहुत कम डेविएशन शो करते हैं आइडियलिटी से, दूसरा वो जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, और तीसरा वो जो लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो पहले देखते हैं वो सॉल्यूशन जो थोड़ी सी डेविएशन शो करते हैं, जो बहुत कम डेविएशन शो करते हैं और हम ये मान के चल रहे हों कि जो ए कंपोनेंट है वो लेस वोलाटाइल है और बी कंपोनेंट मोर वोलाटाइल है। उस सिनारियो में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा अकेले ए का ज्यादा होगा और अकेले बी का कम होगा, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। बॉइलिंग टेम्परेचर कंपोजिशन कर्व हम पिछली लेक्चर में कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मान लिया किसी पॉइंट ए की रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन है सॉल्यूशन की और हम उसको बॉईल करना चाह रहे हैं। ये पॉइंट ए है, इसके विद रिस्पेक्ट टू जो कंपोजिशन है लिक्विड की, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग वेपर की कर्व क्या होगी। यानी अगर टीए पॉइंट के ऊपर हीट किया जाएगा तो ये बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम पे वेपर फेज की कंपोजिशन क्या होगी। ये तो क्या है, लिक्विड फेज की कंपोजिशन। वेपर फेज की कंपोजिशन निकालने के लिए हमने ये टाई लाइन ड्रा कर रखी है और ये लाइन वेपर वाले कर्व को यहाँ पे काटती है, यानी कि ए डैश के ऊपर काटती है। तो ये जो कंपोजिशन होगी उसी ए कंपोजिशन के रिस्पेक्ट टू वेपर फेज की होगी। यानी अगर ए कंपोजिशन लिक्विड फेज की है और टीए तक टेम्परेचर पे हीट की कर दिया तो वेपर की जो कंपोजिशन होगी वो कितनी होगी, ए डैश के बराबर होगी। और आपको पता है यहाँ पे ए जो पॉइंट है उसके ऊपर जो कंपोनेंट ए है उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है और कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन कम है। यानी कि अगर बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाते हैं सॉल्यूशन को और बी मोर वोलाटाइल है ए से, तो जो वेपर फेज है उसके अंदर बी कंपोनेंट ज्यादा होगा और ए कंपोनेंट कम होगा, और लिक्विड फेज के अंदर ए कंपोनेंट ज्यादा होगा बी कंपोनेंट कम होगा। जैसे ही ये बॉइल हुआ उस टाइम ए और बी जो इवेपोरेट हुए हैं, ए और बी जो इवेपोरेट हुए हैं वो बी क्योंकि ज्यादा इवेपोरेट हुआ है तो सॉल्यूशन के अंदर से यानी लिक्विड फेज के अंदर से बी की कंपोजिशन घट गई। जैसे ही बी की कंपोजिशन घटी तो मोल फ्रैक्शन ए का बढ़ जाएगा, यानी कि जो लिक्विड है उसकी कंपोजिशन ए की बजाय बी से रिप्रेजेंट होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि ए भी इवेपोरेट हुआ, बी भी इवेपोरेट हुआ, लेकिन बी मोर वोलाटाइल था, ज्यादा इवेपोरेट हुआ। जब बी ज्यादा इवेपोरेट होगा उस केस में जो लिक्विड फेज की कंपोजिशन है उसके अंदर से बी कम हो जाएगा। जैसे ही बी कम होगा तो जो मोल फ्रैक्शन है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे ही वो चेंज होंगे तो किस तरफ सरकेगा, उस तरफ सरकेगा जिसका कंपोजिशन लिक्विड फेज में ज्यादा रहना है। क्योंकि ए लेस वोलाटाइल है यहाँ पे, तो ए का कंपोजिशन ज्यादा रहना है, तो यहां से इस तरफ सरकेगा और बी के रिस्पेक्ट टू लिक्विड फेज की कंपोजिशन हो जाएगी। अब लिक्विड फेज की कंपोजिशन हो जाएगी तो अगर अब हीट किया जाता है, जब तक हमने टीए तक हीट किया था, यहां तक हीट किया था, तब तक ये सॉल्यूशन इस ए कंपोजिशन रिस्पेक्ट टू बॉईल हो रहा था। लेकिन हमें अब ज्यादा हीट करना पड़ेगा। ज्यादा हीट कर दिया, मान लिया टीबी तक अगर हीट करते हैं, हम फर्दर हीट करते हैं तो उस केस में फिर से बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। जब बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा तो यहां से भी अगर हम टाई लाइन ड्रा करते हैं तो लिक्विड फेज का तो हमने देख लिया, बी के रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन होगी, लेकिन वेपर फेज की कंपोजिशन किसके रिस्पेक्ट होगी, बी डैश के रिस्पेक्ट टू होगी, यानी कि इतनी कंपोजिशन होगी। क्योंकि यहां भी क्या होगा, बी मोर वोलाटाइल है तो बी की कंपोजिशन वेपर फेज में ज्यादा होगी। इस तरीके से जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके बी इवेपोरेट हो जाएगा। बी जब इवेपोरेट होता जाएगा और ये वाला जो पोर्शन है जो इन दोनों कर्व वेपर वाले कर्व
और लिक्विड वाले कर्व के बीच में है, ये रिप्रेजेंट करता है वेपर और लिक्विड के इक्विलिब्रिया को। यहाँ पे इवेपोरेशन हो गया, वेपोराइजेशन हो गया, साथ के साथ इसके अंदर क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन होगा ए का और वेपोरेशन होता रहेगा बी का। इस तरीके से कम टेम्परेचर पे क्या होगा, जब हम बॉईल कर रहे हैं तो बी तो इवेपोरेट होता जाएगा, डिस्टिलेशन से बाहर निकलता जाएगा, और जो ए है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होता जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, और फाइनली अकेला ए बचेगा। फाइनली ये जो कर्व है किस तरफ जा रहा है, इसकी तरफ जा रहा है। तो लिक्विड फेज में अकेला ए रहेगा और वेपर फेज में अकेला बी आपको मिल जाएगा, यानी डिस्टिलेट तो आपका बी होगा और रेजिड्यू जो बचेगा वो प्योर ए बचेगा। कब, किसी भी कंपोजिशन में, क्योंकि इनके अंदर स्मॉल डेविएशन थी तो इनके लिए ऐसा ही कर्व बना था। ऐसे कर्व के लिए जो डिस्टिलेट होगा वो निकल जाएगा, यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो कंपोनेंट निकल जाएगा इससे बाहर, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो एज ए सॉल्यूशन हमारा रेजिड्यू बच जाएगा। इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, डिस्टिलेशन ऑफ टाइप 2 सॉल्यूशन। टाइप 2 सॉल्यूशन के अंदर आपको पता है कि ये लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ का मतलब है कि जो वेपर होंगे, वेपर कंपोजिशन होगी वो बढ़ेगी, यानी आइडियल से ज्यादा वेपर बनेंगे। जिस केस में वेपर ज्यादा बनते हैं उस केस में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो घटता है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट कर्व देखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट में डिप शो करेगा। वेपर कंपोजिशन जिसकी बढ़ेगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट तो कम आएगा ही। तो यहाँ पे जो कर्व है, हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, बॉइलिंग पॉइंट कर्व इस तरीके से 2 लोब बनेंगी इसके अंदर। ये कर्व यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ सी तक, सी के बाद फिर इंक्रीज होगा टीबी तक। ये कर्व यहाँ से वेपर फेज वाला कर्व यहाँ से सी तक, और उसके बाद सी से टीबी तक। अगर हम इस तरीके के मिक्सचर जो टाइप 2 सॉल्यूशन है, इन सॉल्यूशन को अगर बॉईल करते हैं तो यहाँ कंपोजिशन पे डिपेंड करेगा। लास्ट में तो हमने देखा था कि कंपोजिशन चाहे कोई भी हो, किसी भी कंपोजिशन पे अगर आप बॉईल करना स्टार्ट करोगे तो बी तो डिस्टिलेट होके निकलेगा, यानी वेपर बन के निकलेगा जिसको हमें कंडेंस करना है, और ए प्योर लिक्विड हमें नीचे मिल जाएगा, सॉल्यूशन फेज में मिल जाएगा, लिक्विड फेज में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ जो टाइप 2 सॉल्यूशन है इनके अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ कंपोजिशन पे डिपेंड करेगा, आपने क्या कंपोजिशन ली है स्टार्टिंग में लिक्विड की, उसको बॉईल करने पे आपको क्या मिलेगा, और कौन सा कंपोनेंट डिस्टिलेट बनेगा और कौन सा रेजिड्यू बनेगा। देखिए, मान लिया किसी पॉइंट ए यानी कि कंपोजिशन ए के रिस्पेक्ट टू आपके पास सॉल्यूशन प्रेजेंट है। उस सॉल्यूशन को आप हीट करोगे तो इतने टेम्परेचर पे जाके वो क्या हो जाएगा, बॉईल होना स्टार्ट होगा। जैसे ही वो बॉईल होगा तो उसमें से वेपर बनेंगे। सीधी सी बात है, ए के भी वेपर बनेंगे, बी के भी वेपर बनेंगे। वेपर बनेंगे लेकिन टोटल कंपोजिशन वेपर की क्या रहेगी, टोटल कंपोजिशन रहेगी इस ए डैश के रिस्पेक्ट टू, ए डैश के रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन रहने का मतलब है कि वेपर फेज के अंदर ए और बी दोनों हैं, लेकिन उसकी जो कंपोजिशन है वो ए की कंपोजिशन घट जाएगी उसमें से और बी की कंपोजिशन बढ़ जाएगी, क्योंकि हम सारे केस कौन से ले रहे हैं, ए इज लेस वोलाटाइल, बी इज मोर वोलाटाइल। जो ज्यादा वोलाटाइल होता है उसकी कंपोजिशन वेपर फेज में ज्यादा होती है। तो जो कंपोजिशन वो किस तरफ जाएगी, वो जाएगी राइट की तरफ जाएगी, किसकी, वेपर फेज की। और जैसे ही इस तरीके से वेपर बनेंगे, बी की कंपोजिशन वेपर में ज्यादा जाएगी, तो सॉल्यूशन फेज के अंदर क्या होगा, जो ए की कंपोजिशन बढ़ती जाएगी और जो हमारा कर्व है उस सॉल्यूशन के लिए इस तरफ जाएगा, टीए की तरफ जाएगा। धीरे धीरे करके वो टीए की तरफ चला जाएगा, यानी जो प्योर लिक्विड बचेगा, रेजिड्यू बचेगा, वो प्योर ए बचेगा जब हमने ए के रिस्पेक्ट टू कोई कंपोजिशन लेके बॉईल करना स्टार्ट किया है, तो जैसे हमने पिछले में किया था। और जैसे हमने बॉईल किया तो वेपर फेज की कंपोजिशन यहाँ पे आ गई। अगर मान लिया इसके रिस्पेक्ट टू अभी हम देखें, अगर ये कंडेंस होता है, लिक्विड बनता है, तो अगर ए डैश कंपोजिशन है, ए डैश कंपोजिशन के रिस्पेक्ट टू लिक्विड है, तब बॉईल करते हैं तो वेपर फेज की कंपोजिशन क्या आएगी, ये आएगी। अगर मैं ए डबल डैश से इसको रिप्रेजेंट करूं, दिस इज ए डबल डैश,
तो जो ए डबल डैश है वहां पे क्या होगा, ए की कंपोजिशन और घट जाएगी, बी की कंपोजिशन और बढ़ जाएगी, और ये कहां तक बढ़ता चलेगा, ये बढ़ता चलेगा सी पॉइंट तक। सी पॉइंट जहां पे मिनिमम बॉइलिंग टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर के ऊपर जो बॉइलिंग है वो कम से कम टेम्परेचर पे होगी। जब इस टेम्परेचर पे बॉइलिंग होगी उस टाइम पे दोनों के दोनों कंपोनेंट ए और बी एक साथ इवेपोरेट होंगे। जब दोनों कंपोनेंट एक साथ इवेपोरेट होंगे ए और बी, तो हमें यहाँ से एजियोट्रोप मिलेगा। यहाँ पे लिक्विड के यानी ए के लिए और बी के लिए अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, सी इज एजियोट्रोपिक पॉइंट। तो सी पॉइंट के ऊपर जाने के बाद हमें सिर्फ एजियोट्रोप मिलेगा, यानी स्टार्टिंग में आपने बॉईल करना स्टार्ट किया, ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल हो रहा था और उसके अंदर से धीरे धीरे क्या हुआ, बी के वेपर ज्यादा बनने लगे, ए के वेपर कम बने, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा उस साइड। तो सॉल्यूशन जो है लिक्विड फेज है वो तो किसकी तरफ जाएगा, प्योर ए की तरफ जाएगा, और जो वेपर हैं उनकी कंपोजिशन कैसे होती जाएगी, चेंज हो के जो सी पॉइंट है एजियोट्रोपिक पॉइंट उसकी तरफ जाएगी, यानी बी की कंपोजिशन बढ़ेगी, ए की कंपोजिशन घटती जाएगी वेपर्स के अंदर, और फाइनली कम से कम टेम्परेचर पे ए और बी का जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर है वो बॉइल होगा कम से कम टेम्परेचर पे और हमें एजियोट्रोप मिलेगा। यानी अगर दिस पॉइंट ए और दिस पॉइंट सी, इन दोनों के बीचों बीच अगर पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में कंपोजिशन लाई करती है जो सॉल्यूशन हमारे पास है, और हम उसको बॉईल करते हैं, तो बॉईल करने पे जो वेपर बनेंगे वो तो एजियोट्रोप के बनेंगे, क्योंकि इस तरफ जाती जाएगी धीरे धीरे करके वेपर फेज की कंपोजिशन, और जो वेपर बनेंगे डिस्टिलेट होगा वो क्या मिलेगा, हमें एजियोट्रोप मिलेगा। और जो लिक्विड फेज होगा वो हमें क्या मिलेगा, प्योर ए मिलेगा। यानी बिटवीन ए एंड सी डिस्टिलेट जो होगा, वेपर जो मिलेंगे वो एजियोट्रोप के होंगे, और जो रेजिड्यू होगा लिक्विड हमें नीचे बचेगा उस कंटेनर में जिसमें हम बॉईल कर रहे हैं वो प्योर ए बचेगा। और अगर हम सी कंपोजिशन के ऊपर, सी यानी ये जो पॉइंट है एजियोट्रोपिक पॉइंट, इतनी कंपोजिशन वाला मिक्सचर अगर हम लेते हैं और उसको बॉईल करना स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए लिक्विड फेज की भी वही कंपोजिशन है और वेपर फेज की भी वही कंपोजिशन है। तो ना तो कोई पहले इवेपोरेट होगा ना कोई बाद में, दोनों एक साथ इवेपोरेट होंगे। तो हमारे पास जो बॉईल करने पे वेपर आएंगे सी पॉइंट के ऊपर, एजियोट्रोप के वेपर आएंगे, यानी दोनों की कंपोजिशन उतनी ही रहेगी, दोनों एक साथ इवेपोरेट होंगे और धीरे धीरे करके पूरा का पूरा लिक्विड इवेपोरेट हो जाएगा और कंटेनर में कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन अगर हम लेते हैं इस सी पॉइंट और बी पॉइंट के बीच वाले कर्व, इसके अंदर कोई कंपोजिशन है, उसके भी रिस्पेक्ट मान लिया बी कंपोजिशन है हमारे पास, उस सॉल्यूशन को हमें अगर बॉईल करना है, उसको जब हम बॉईल करेंगे तो वेपर बनेंगे। अब वेपर बनने के बाद जो वेपर फेज की कंपोजिशन होगी एज पर द कर्व क्या होगी, ये वाली होगी बी डैश वाली। और बी डैश के रिस्पेक्ट टू अगर हम देखें तो बी डैश के अंदर ए की कंपोजिशन ज्यादा है थोड़ी सी बी के रिस्पेक्ट टू, और बी की कंपोजिशन कम है। यहां से लेफ्ट की तरफ आए हैं, लेफ्ट की तरफ आएंगे तो ए की कंपोजिशन बढ़ेगी और बी की घटेगी, यानी वेपर फेज के अंदर बी की जो कंपोजिशन है वो कम हो जाएगी। अब बी डैश के विद रिस्पेक्ट टू अगर लिक्विड है, क्योंकि कंडेंस भी होगा, क्योंकि ये तो क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है, यहाँ पे वेपर बन भी रहे हैं और कंडेंस भी हो रहे हैं। अगर बी डैश के रिस्पेक्ट टू लिक्विड है उसके केस में बॉईल किया जाता है तो कुछ इस तरीके से ये फर्दर किसकी तरफ चलेगा, सी पॉइंट की तरफ चलेगा, ए की कंपोजिशन और ज्यादा बढ़ेगी और बी की कंपोजिशन और ज्यादा घटेगी वेपर्स के अंदर से, और लिक्विड के अंदर क्या हो रहा है, बी की कंपोजिशन बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, इस तरफ जा रहा है। यानी जो ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल होने वाला है वो तो लिक्विड फेज में रहेगा, और जो कम टेम्परेचर पे बॉईल होने वाला है कंपोजिशन, चाहे वो एजियोट्रोप की कंपोजिशन हो या प्योर किसी भी एक लिक्विड की कंपोजिशन हो, वेपर फेज उस तरफ जाएगा। तो जो वेपर बनेंगे सी और बी के बीच में कोई कंपोजिशन हो उसको बॉईल करने से, उन वेपर के अंदर तो क्या होगा, एजियोट्रोप आएगा, क्योंकि लोअर बॉइलिंग किसकी है, एजियोट्रोप की है। और लिक्विड फेज में कौन सा बचेगा, वहां पे प्योर बी बचेगा, क्योंकि इस एजियोट्रोप से ज्यादा टेम्परेचर पे कौन बॉईल होता है, बी अकेला बॉईल होता है। यानी सी और बी के बीच में अगर वेपर देखोगे आप,
वो तो एजियोट्रोप के होंगे, डिस्टिलेट के होंगे। डिस्टिलेट के क्या होगा, एजियोट्रोप होगा। और जो रेजिड्यू बचेगा, प्योर लिक्विड बचेगा नीचे, वो प्योर बी बचेगा। नेक्स्ट और देखते हैं टाइप सी सॉल्यूशन या टाइप 3 सॉल्यूशन, जिनके अंदर जो डेविएशन है वो लार्ज नेगेटिव डेविएशन है राउल्ट्स लॉ से। राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन होने का मतलब है कि जो वेपर बनेंगे वो कम बनेंगे आइडियल के केस से। अगर वेपर कम बनेंगे तो सीधी सी बात है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग वाला कर्व होगा। तो प्योर ए अगर लेस वोलाटाइल है और प्योर बी अगर मोर वोलाटाइल है, तो प्योर ए का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, प्योर बी का बॉइलिंग पॉइंट कम है। और क्योंकि नेगेटिव डेविएशन शो करती है, तो जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर होगा डी पॉइंट उसके लिए, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट उसका वो क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि वेपर कम है तो ज्यादा हीट करना पड़ेगा। अब इस केस में देखो, मान लिया किसी ए कंपोजिशन के विद रिस्पेक्ट टू आपका सॉल्यूशन है और इसको आपको क्या करना है, बॉईल करना है। जब आप इसे बॉईल करोगे तो वेपर फेज की कंपोजिशन क्या होगी, इसके रिस्पेक्ट टू मैं टाई लाइन ड्रा कर दूं, ये ए डैश ए कोरस्पॉन्डिंग वेपर फेज की कंपोजिशन होगी। यानी इतने हाई टेम्परेचर पे जाके बॉईल हुआ था ये, इसके रिस्पेक्ट टू वेपर फेज की कंपोजिशन क्या आई, ये आई ए डैश आई। अब ए डैश के अंदर ए का अमाउंट तो बढ़ गया और जो बी है उसका अमाउंट घट गया, यानी वेपर फेज के अंदर ए ज्यादा है और बी कम है। अब जैसे ही इसके अंदर से ए इवेपोरेट हुआ ज्यादा, मतलब ए और बी दोनों इवेपोरेट हुए हैं, लेकिन ए ज्यादा इवेपोरेट हुआ, तो उस केस में बी की कंपोजिशन लिक्विड फेज में बढ़ गई और ये थोड़ा सा और डी की तरफ चला। जैसे जैसे वेपर बनते जाएंगे ये डी की तरफ जाता जाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग वाले पॉइंट की तरफ जाता जाएगा। और जो वेपर फेज की कंपोजिशन है उसके अंदर जो बी कंपोनेंट है वो घटता जाएगा और धीरे धीरे ए कंपोनेंट बढ़ता जाएगा। वेपर फेज की कंपोजिशन यहां तक पहुंच जाएगी, यानी जो वेपर होंगे वो टीए पॉइंट के ऊपर यहां से क्या निकलेगा, प्योर, कम टेम्परेचर पे प्योर ए लिक्विड निकल जाएगा। यानी डिस्टिलेट क्या होगा, यहाँ पे ए और डी पॉइंट के बीच में अगर कोई कंपोजिशन है और उसको आपने बॉईल किया ऐसे सॉल्यूशन के लिए, तो वहां से आपको क्या मिलेगा, कम टेम्परेचर पे यानी डिस्टिलेशन पे ए तो मिल जाएगा आपको प्योर ए, और जो लिक्विड बचेगा यानी रेजिड्यू बचेगा, नीचे जो रेजिड्यू बचेगा लिक्विड फेज, वो किसका होगा, प्योर एजियोट्रोप का होगा। क्यों होगा भी देखो, जैसे जैसे पहले तो ज्यादा गर्म करने पे बॉईल हो रहा था, फिर थोड़ा कम गर्म करने में बॉईल हो रहा है, कम गर्म करने में बॉईल हो रहा है। कम टेम्परेचर पे कौन इवेपोरेट हो जाना है, यहां से ए कंपोनेंट इवेपोरेट हो जाना है। और जो एजियोट्रोप है वो तो ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल होने वाला है, यानी जैसे जैसे कंपोजिशन के अंदर से ए इवेपोरेट होता जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा तो और ज्यादा हीट करना पड़ेगा, ए तो धीरे धीरे सारा एलिमिनेट हो ही जाएगा। बचेगा क्या वहां पे, जो नीचे कंपोजिशन बचेगी वो एजियोट्रोप वाली कंपोजिशन बचेगी। अगर मैं पॉइंट डी के बारे में बात करूं, पॉइंट डी के ऊपर लिक्विड फेज की कंपोजिशन भी वही है और वेपर फेज की कंपोजिशन भी वही है। तो अगर इसको बॉईल करते हैं, यानी कंपोजिशन कितनी है, एजियोट्रोप वाली कंपोजिशन है, और तब आप हीट करते हो, बॉईल करते हो, तो डी पॉइंट के ऊपर हीट करने पे जो एजियोट्रोप है उसके अंदर से तो ना तो अकेला ए ज्यादा इवेपोरेट होना, ना अकेला बी, दोनों जितनी कंपोजिशन लिक्विड फेज में है उतनी वेपर फेज में, यानी ए और बी एक साथ इवेपोरेट होंगे। जब एक साथ इवेपोरेट होंगे तो नीचे कुछ नहीं बचेगा। पहले पूरा पूरा सॉल्यूशन अगर एजियोट्रोप का है भी नीचे, वो एक साथ सारा इवेपोरेट होगा सिंगल लिक्विड की तरह, प्योर लिक्विड की तरह, और नीचे कंटेनर खाली रह जाएगा जब पूरा बॉईल ऑफ हो जाएगा। बात करते हैं बिटवीन पॉइंट डी एंड बी। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर कोई कंपोजिशन है, मान लिया बी कंपोजिशन है, उसके विद रिस्पेक्ट टू आप बॉईल करना स्टार्ट करो। जब इसको बॉईल करना स्टार्ट करोगे तो आपको इतना टेम्परेचर चाहिएगा। टाई लाइन ड्रा करते हैं। टाई लाइन ड्रा करके हम देखते हैं कि जब हमने इसको यहां से बॉईल किया तो वेपर फेज की कंपोजिशन क्या हुई, वेपर फेज की कंपोजिशन क्या होगी, इस बी डैश पॉइंट के रिस्पेक्ट टू होगी। और अब बी डैश पॉइंट के अंदर जो बी की कंपोजिशन है वो ज्यादा है, ए की कंपोजिशन कम है, यानी वेपर फेज में बी ज्यादा रहेगा। जब वेपर फेज में बी ज्यादा रहेगा
तो लिक्विड फेज से बी कम हो जाएगा, धीरे 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 इस सॉल्यूशन के अंदर से बी घटता जाएगा किस पॉइंट तक, इस डी पॉइंट तक। डी पॉइंट पे जाने के बाद ये तो मैक्सिमम बॉइलिंग अटेन कर ली। जैसे जैसे यहां से लिक्विड फेज में बी की कंपोजिशन घटती जाएगी, एजियोट्रोप तक पहुंचेगा, वैसे वैसे वेपर फेज की जो कंपोजिशन है वहां पे बी बढ़ता जाएगा, क्योंकि बी ज्यादा वेपोराइज होने वाला है तो उसकी कंपोजिशन प्योर बी की तरफ आएगी। यानी कि जो वेपर फेज है उसके अंदर अकेला बी रह जाएगा, अकेला बी निकल जाएगा, डी एंड बी के बीच कोई पॉइंट लेते हैं तो। और जो नीचे लिक्विड बचेगा जो ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल होना है वो कौन सा बचेगा, एजियोट्रोप का बचेगा। यानी कि अगर इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीचों बीच कोई कंपोजिशन थी टाइप 3 सॉल्यूशन के लिए, बॉईल करोगे तो जो बी कंपोनेंट है वो तो डिस्टिलेट यानी वेपोराइज होके निकलेगा, और जो एजियोट्रोप है वो नीचे मिक्सचर बच जाएगा। अगर एजियोट्रोप को फर्दर आप बॉईल करोगे तो वो उसके लिए तो डी पॉइंट के इक्वल हो गया, तो वहां से कुछ नहीं बचेगा, आखिरी में सारा एजियोट्रोप मिक्सचर ही बॉईल ऑफ होगा, डिस्टिलेट बन के निकलेगा। तो इसमें किस तरीके से आप पता लगाओगे, शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपने पहले कर्व ड्राइव कर लिए, बॉइलिंग पॉइंट कर्व। बॉइलिंग पॉइंट कर्व ड्राइव करने के बाद बॉइलिंग पॉइंट कर्व ड्राइव करने के बाद आपको क्या करना है, ये देखना है कि मैक्सिमम बॉइलिंग किसकी है और मिनिमम बॉइलिंग किसकी है। अब डी और बी पॉइंट के बीच में अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर कंपोजिशन है तो जिसका बॉइलिंग कम है वो वाला तो क्या बनेगा, आपका डिस्टिलेट बनेगा। जिसकी बॉइलिंग के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए वो वाला नीचे एज ए लिक्विड यानी रेजिड्यू बचेगा। अगर मैं ए और डी पॉइंट के बीच की बात करूं, यहां जब हम हीट करेंगे, बॉईल करेंगे, तो इस डी पॉइंट तो क्या है, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, और टी ए वाला जो है ये कम बॉइलिंग पॉइंट है। जो कम बॉइलिंग पॉइंट वाला है वो क्या करेगा, वेपर फेज में आ जाएगा, यानी कि ए प्योर यहाँ पे डिस्टिलेट हो जाएगा, और ये जो डी के रिस्पेक्टिव कंपोजिशन है ये नीचे बचेगा, यानी एजियोट्रोप नीचे बचेगा। इसी तरीके से पिछले कर्व के अंदर देखो, इस कर्व में भी अगर ए और सी के बीच में कोई भी कंपोजिशन है, किसी भी कंपोजिशन को अगर आप हीट करो, तो मान लिया इस कंपोजिशन पे आपने हीट किया है, तो ये हीट करने के बाद आपको पता है ये तो मिनिमम टेम्परेचर पे बॉईल हो रहा है, ये ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल हो रहा है, तो ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल होने वाला तो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, कम टेम्परेचर पे बॉईल होने वाला वेपोराइज हो जाएगा, वेपोराइज हो गया यानी डिस्टिलेट होगा। तो ए और सी के बीच में कंपोजिशन है और आपने बॉईल किया, तो जो वेपर फेज होगा, जो डिस्टिलेट बन के निकल के आएगा वो कौन सा होगा, मिनिमम बॉइलिंग वाला, यानी सी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग। और ये कंपोजिशन क्या है, एजियोट्रोपिक कंपोजिशन है, तो एजियोट्रोप वहां पे बॉइल ऑफ होके आ रहा है, और नीचे क्या बचेगा, रेजिड्यू फॉर्म में वो बचेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, यानी कि प्योर ए बचेगा। वैसे ही अगर पॉइंट सी और बी के बीच में बॉइल किया जाएगा, सी और बी के बीच में बॉइल किया जाएगा, उस केस में जिसका टेम्परेचर ज्यादा है बॉइलिंग का, बी का टेम्परेचर ज्यादा है बॉइलिंग का, और जो सी पॉइंट है इसके ऊपर जो कंपोजिशन है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले ही इवेपोरेट होगा। यानी कि सी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, ये तो एजियोट्रोपिक कंपोजिशन है, तो एजियोट्रोपिक कंपोजिशन तो क्या होगी, बॉइल ऑफ होगी, डिस्टिलेट बनेगी, और अकेला बी जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इस कंपोजिशन से वो क्या बचेगा, एज ए रेजिड्यू बचेगा। और जो एजियोट्रोपिक कंपोजिशन है उसके ऊपर तो दोनों एक साथ बॉईल होंगे और नीचे कंटेनर में कुछ नहीं बचेगा। तो ये था डिस्टिलेशन ऑफ डिफरेंट नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कि किसके अंदर किस कंपोजिशन को बॉईल करने पे क्या तो आपको रेजिड्यू मिलेगा और क्या आपका डिस्टिलेट आएगा।